नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मिर्जापुर दौरे पर रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी यहां पर करने वाले हैं। इसी के साथ विंध्याचल दर्शन के बाद राष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मिर्जापुर से। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ दौरे में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको मिर्जापुर से दे रहे हैं, जहां पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिर्जापुर पहुंचेंगे। साथ ही यहां पर राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के यहां पर दर्शन भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें कि विंध्याचल दर्शन के बाद राष्ट्रपति वाराणसी के लिए रवाना भी होंगे और इस दौरे पर राष्ट्रपति के साथ यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए मिर्जापुर से हमारे संवाददाता राम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम कुमार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मिर्जापुर दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? आपको बता दूं कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी मिर्जापुर जनपद में आएंगे और मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। उनका लगभग 3 घंटे से 4 घंटे से ऊपर का कार्यक्रम है मिर्जापुर में। जी, राष्ट्रपति के आगमन को लेकर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है? बात की जाए सुरक्षा की तो सुरक्षा के साथ चौबंद व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाकर मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति के आने से पहले मंदिर को भी बंद कर दिया जाएगा आम दर्शनार्थियों के लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रहेंगे राष्ट्रपति के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक यहां पर की है। आपको बता दें कि सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए यहां पर सीएम ने निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि कुंभ मेले का दिव्य और भव्य रूप से यहां पर आयोजन होने जा रहा है, ये सीएम ने खुद यहां पर कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की कुंभ और गंगा के प्रति आस्था रहती है, इसको लेकर श्रद्धा और भावनाओं से भी यहाँ पर कुंभ मेला जुड़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हरिद्वार से। सीएम ने आगे कहा है कि कुंभ मेले में पर्याप्त बसों की व्यवस्थाएं भी की जाएं। तो ये सभी बातें सीएम ने यहाँ पर समीक्षा बैठक करते हुए की हैं। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नवनियुक्त सीएम रावत ने यहां पर कुंभ मेले को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए कई अहम बातें यहां पर सीएम रावत की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की कुंभ और गंगा के प्रति आस्था है, जिसको लेकर व्यवस्थाओं को यहां पर दुरुस्त करने भी यहां पर निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएम रावत ने यहां पर कहा है कि कुंभ मेले में पर्याप्त बसों की व्यवस्थाएं करने को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, कुंभ मेले को लेकर सीएम रावत ने समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? हाँ बिल्कुल आफरीन, अब देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर परिवर्तन हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत आए, क्योंकि साधु संतों की बहुत अपेक्षा थी कुंभ को लेकर के सरकार के प्रति। पर जिस तरीके से सरकार ने, आप ये बता दें दर्शकों कि स्नान से जोड़ दिया कि स्नान करा जाए, जबकि कोई मेले का आयोजन न किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेले से ही एक माहौल बनता है और उस तरह का जो माहौल है वो नहीं बनकर निकल करके आया। तो इसको लेकर के तीरथ सिंह रावत ने कल मीटिंग करी, बैठक करी और ये कहा है कि जो देश के वासियों को भी कहा कि वो कुंभ में आए
और यहाँ पर जो भव्यता है वो दिखेगी, क्योंकि इसके अलावा जो वैरागी जो संत थे उनमें नाराजगी भी देखी जा रही थी, क्योंकि उनके टेंटों की भी व्यवस्था नहीं हुई है। तो ये भी बात निकल करके आ रही है कि उनके टेंटों की व्यवस्था भी जल्द मुख्यमंत्री करेंगे। आज ये भी बता दें हम कि आज हरिद्वार के अंदर ही मुख्यमंत्री है यहाँ पर जी, और वो साधु संतों से भी आज मुलाकात करेंगे। आप नेत्रदान है उसमें भी प्रतिभाग कर रहे हैं और साधु संतों से मुलाकात करेंगे। आफरीन मनीष, और क्या क्या निर्देश यहाँ पर सीएम की तरफ से दिए गए हैं कुंभ मेले को बिल्कुल, ये कहा गया है स्पष्ट तौर पे जितने भी अधिकारी हैं प्रशासन, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी उसमें सारे अधिकारी मौजूद थे, उनको स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि कोविड के पालन तो हो पर किसी तरह की सख्त निर्देश ना दिए जाए, इस तरह की मैसेज ना जाए जनता के बीच में कि जिससे कि लोग घबराएं और ना आ पाए। चलिए, तो बहुत इसलिए बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री ने मनीष साफ इस पर तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे देते हैं, वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने सपरिवार यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां पर दर्शन पूजन किया है। साथ ही सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी राष्ट्रपति के साथ यहां पर मौजूद रही हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, गंगा आरती में भी राष्ट्रपति कोविंद यहां पर शामिल हुए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी वाराणसी से आपको दे रहे हैं, जहां पर अपने परिवार के साथ यहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे, जहां पर दर्शन पूजन उन्होंने किया है। इस दौरान यहां पर राष्ट्रपति के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद रही थी। आपको बता दें कि यहां पर गंगा आरती में भी राष्ट्रपति कोविंद शामिल हुए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको वाराणसी से। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर यहां पर व्यवस्थाएं भी की हुई थी, जिसको लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे थे। और अब बात सिद्धार्थनगर की करेंगे। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले के स्थापना दिवस पर मनाए जाने वाले कपिल वस्तु महोत्सव और साथ ही काला नमक महोत्सव का प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल उद्घाटन किया। ये महोत्सव 13 मार्च से 15 मार्च तक तीनों का यहां पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यहां पर कहा है कि काला नमक का 2600 वर्ष का लिखित इतिहास है। सिद्धार्थनगर जिले का काला नमक चावल देश और विदेशों तक अपनी महक पहुंचाई है। 2018 में इस काला नमक के चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चयन हमारी सरकार ने किया है और साथ ही 6 करोड़ की लागत से काला नमक चावल के भंडारण के लिए वातानुकूलित भंडारण केंद्र बनने जा रहा है। मंत्री जी ने एक तरह से जिम्मेदारी दी है और आज उन्होंने इस महोत्सव का उद्घाटन करके इस जनपद के काला नमक चावल को जो 2600 वर्षों पूर्व तमाम देशों में जाता था उस समय, यहाँ तक कि उसका को मंडी बनाया था पेपे ने और एक गुजरात के व्यापारी ने, और उसके बाद कालांतर में आज़ादी के बाद से वो चावल का एक्सपोर्ट भी बंद हो गया और उत्पादन भी घटता गया। लेकिन आज फिर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस काला नमक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, उसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, हम सब उस दायित्व को निभाएंगे। मंत्री जी ने एक तरह से वहीं बलिया में अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि योगी राज में जल्द ही ताजमहल राम महल में परिवर्तित हो जाएगा। ताजमहल पहले शिव मंदिर था। शिव जी के वंशज के तौर पर यूपी में योगी जी आए हैं और साथ ही उनके मार्गदर्शन में ये भी होगा। देखिए, मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो भी विधा अपनाना पड़ा उन लोगों ने अपनाया है
अब कम से कम स्वर्णिम समय आया है, शिवाजी का वंशज आ चुका है उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरे भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। समर्थ गुरु रामदास जैसे शिवाजी पैदा किए थे, गुरु गोरखनाथ ने पैदा कर दिया है दूसरा शिवाजी। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश सुनिए, उत्तर प्रदेश की धरती पर मेरा वर्जन चलाना चला दीजिएगा। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी ने भारत को शिवाजी प्रदान किया था, गोरखनाथ के पीठाधीश्वर ने गुरु गोरखनाथ जी ने शिवाजी के वंशज के रूप में जो है मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को पैदा कर दिया। तो क्या ताजमहल किस रूप में बदलेगा? शिव मंदिर था, हाँ। शिव मंदिर था, उसको ताजमहल को जो है राष्ट्रीय इमारत या राजमहल राम महल बनाया जाएगा। अच्छा। राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, वो भी बने। वहीं हरदोई में बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि महिला मोर्चा ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष अलका गुप्ता ने कहा है कि हमारी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने महिला से बंधु मजदूर की तरह व्यवहार कर नारी जाति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी महिलाओं के सम्मान और समानता की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अपमान करती है। और साथ ही लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी ड्रिल पर कोई प्रतिक्रिया यहां पर नहीं देती हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी की मुखिया महिला है, उस पार्टी के लोग महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। सचिव जो एक महिला है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाती हैं, तो ऐसी कांग्रेस पार्टी को अपने चुल्लू में पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य करती रही है और करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी राष्ट्रीय सचिव जो एक महिला है वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए आवाज नहीं उठाती हैं। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बताया जा रहा है कि इसमें पत्रकार की रिपोर्ट के मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें, उन्होंने यहां पर कहा है कि जनहित में एफआईआर के प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा दिए जाएंगे। आपको बता दें, उन्होंने साथ ही ट्वीट करके ये भी कहा है कि ये एफआईआर हारती हुई बीजेपी की हताशा का प्रतीक है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट यहां पर किया है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष की प्रेस वार्ता के दौरान यहां पर पत्रकारों पर हमला हो गया था, जिसके बाद इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इसको लेकर सपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने यहां पर बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जनहित में एफआईआर के प्रति प्रदेश के हर नागरिक के सूचनार्थ प्रकाशित कर रहे हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी लखनऊ में होर्डिंग भी लगवा दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये एफआईआर हारती हुई बीजेपी की हताशा का प्रतीक है। वहीं प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि जब उनको गाने बजाने का शौक है तो उनका अधिकार है कि वह गाना गा और बजा भी सकते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि प्रदेश सरकार ने 4 सालों में जितना काम किया है उतना अब तक किसी सरकार ने नहीं किया, और यही कारण है कि सरकार सभी योजनाओं में नंबर 1 आ रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार में बोर्ड की जो परीक्षाएं 2-2 महीने तक चलती थी, जो अब सिर्फ 15 से 20 दिन में नकल विहीन ही करवा ली जाएंगी। साथ ही उन्होंने यहां पर कहा कि वरिष्ठ बीजेपी के नेता यशवंत सिन्हा के टीएमसी में शामिल होने पर उन्होंने यहां पर बताया है कि पहले बहुत सारे दल बदल चुके हैं और अब अगर टीएमसी में जाते हैं तो कोई बात नहीं, और मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो कई दलों में, कई आंदोलनों में विभिन्न दलों के जा चुके हैं, और जहां जाके जो भी बयान दिया है वो सत्यता से परे रहा है, उसकी कोई लोगों ने उसको महत्व नहीं दिया है।
इसलिए उनके बारे में क्या टिप्पणी करना, उनका बंगाल में रखा क्या है। वरिष्ठ व्यक्ति हैं। एटा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और कहा है ये नौजवानों की पार्टी है, हर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और सत्ता में आने के बाद नौजवानों को कैडर भेजा जाएगा। अपने संबोधन में पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि एटा में अपनी टीम का गठन जिलाध्यक्ष मजबूती से करें और गांव-गांव, गली मोहल्ले लोगों को जागरूक करें। वहीं आगामी पंचायत चुनाव पर यह भी कहा कि इसकी रणनीति पूरी जिलाध्यक्ष ने तय कर ली है और इसका जवाब जनता पंचायत चुनाव में ही देगी। एटा में पहली बार जनसभा करना, पिछड़े वर्ग के नेता जिनका शोषण हुआ उन्हें हम सम्मान दिलाएंगे और साथ ही सत्ता आने पर महिलाओं को सम्मान, युवाओं को एटा में ही रोजगार दिलाने की बात उन्होंने यहां पर कही है। कि आज की जो जनसभा है वो बहुजन समाज में भाईचारा स्थापित करना और उनकी राजनीतिक शक्ति का उनको एहसास करना। लंबे समय से यहाँ बहुजन समाज के लोग हाशिए पे हैं। ना यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार है, ना महिलाओं की सुरक्षा में भी कदम उठ रहा है। ये एटा जो जिला है, यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई कल कारखाने लगे, लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो जो तमाम तरह की परेशानियां कार्यकर्ता से द्वारा बताई गई, उसी की समीक्षा के लिए यहाँ आया गया। तो ये ठगा गया है जिला, सही मायने में इसे यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया। पिछड़े वर्ग के नाम यहाँ से लोग जो मुख्यमंत्री जो है यहाँ जुड़े लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब भी जिले का विकास नहीं हुआ। वहीं पंचायत चुनाव को देखते हुए डीएम सौम्या अग्रवाल और एसपी हेमराज मीणा ने जिला कारागार बस्ती का निरीक्षण किया है। जिला कारागार में पंचायत चुनाव के संवेदनशीलता को देखते हुए कैदियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे किसी प्रकार का अपराध चुनाव के दौरान ना हो सके। जिलाधिकारी ने जेलर को कोविड के संक्रमण की सुरक्षा के लिए एहतियात यहां पर बरतने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने बताया कि निरीक्षण में जेल में रखे सामानों में किसी प्रकार की अवैध सामग्री नहीं पाई गई है। कई जगह जेल में अवैध सामग्री के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया है। एसपी हेमराज मीणा ने बताया कि आज बैरिक की सघनता से यहां पर जांच की गई और पंचायत चुनाव में एहतियात यहां पर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां ना हो, उसके लिए निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण में आज कोई निषिद्ध सामग्री नहीं मिली है और पर लगातार इस पर हम लोगों की नजर रही। दिशा निर्देश इन लोगों को यही बोला है, इनको जेल अधीक्षक को बताया गया है कि कोरोना का रिसर्जेंस हो रहा है, कई जगह आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना मरीजों के, तो उसके दृष्टिगत विशेष वो रखे जेल में कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित। महिला कैदियों से बात भी हुई है जो दहेज उत्पीड़न जैसे मामले में यहाँ पे आई है। आज हम लोगों ने सामान की चेकिंग करी है, सिर्फ अभी उन लोगों से ऐसी इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति से पहले आज बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में यहां पर शामिल होने वाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में कार्य समिति का एजेंडा यहां पर तय किया जाना है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको बता दें, दोपहर 2 बजे प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर ये अहम बैठक होने वाली है। तो बड़ी और अहम खबर आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर दोपहर 2 बजे बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति से पहले आज प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक होने वाली है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगी। कई अहम यहां पर मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। आपको बता दें कि इस बैठक में एजेंडा यहां पर तय किया जाना है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर राज्य सरकार प्रदेश की 56 नई नगर पंचायतों में देने जा रही है शहरों जैसी सुविधाएं। तो बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि विकास की योजनाएं तैयार करने की दिशा में ये काम किया जा रहा है और साथ ही राज्य सरकार आबादी बढ़ने के साथ ही ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का यहां पर दर्जा भी देती है। तो बड़ी जानकारी, नई नगर पंचायतों को छोटे शहरों का दर्जा यहां पर दिया जाएगा। साथ ही नगर पंचायतों में शहर की तरह यहां पर
विकास को लेकर सुविधाएं भी दी जाएंगी और साथ ही विकास के काम भी यहां पर करवाए जाएंगे। सड़क, नाली और साथ ही सीवर के काम प्रमुख रूप से यहां पर करवाए जाने हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर एसजी, पीजीआई और लोहिया संस्थान में बैकलॉग के नियमों का यहां पर पालन नहीं होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एसजी, पीजीआई और लोहिया संस्थान में शिक्षकों की बैकलॉग भर्ती मामले में राजभवन ने जवाब यहां पर मांग लिया है। साथ ही दोनों संस्थानों के निदेशक को पत्र भेजकर यहां पर जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें पूरे मामले का नए सिरे से परीक्षण करने को लेकर वस्तु स्थिति से अवगत कराने का यहां पर निर्देश दिया गया है। आपको बता दें एसजी, पीजीआई और लोहिया संस्थान में शिक्षकों की भर्ती को लेकर लगातार यहां पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं लखनऊ से। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कोविड की वैक्सीन लगवाई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मायावती ने यहां पर कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज में यहां पर मायावती ने पहुंचकर कोविड-19 की पहली डोज ली। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार से भी यहां पर अपील की है कि गरीबों को मुफ्त में टीका लगवाया जाए। आपको बता दें जनता कोरोना नियमों का यहां पर पालन करे, इसको लेकर भी यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपील की है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कोविड वैक्सीनेशन करवाया है। आपको बता दें कि पहली डोज यहां पर बसपा सुप्रीमो ने ली है और इसी के साथ यहां पर जनता से अपील करते हुए उन्होंने कोरोना का नियमों का यहां पर पालन करने को लेकर भी अपील की है। इसके साथ सरकार से भी उन्होंने कहा है कि गरीबों को मुफ्त में टीका लगवाया जाए। वहीं बिहार विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए भले ही स्थगित कर दी गई, लेकिन इससे पहले का नजारा कुछ और ही देखने को मिला है। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच भिड़ंत हो गई। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच हाथापाई, गाली गलौज तक की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजय सरावगी ने उन्हें जाति सूचक गालियां दी हैं, साथ ही धक्का मुक्की भी की गई। वहीं रामवृक्ष सदा ने कहा कि सत्ता दल के कुछ विधायकों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही जाति सूचक यहां पर गालियां दी गई। इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बैरागी अखाड़ों को जल्द आवंटन जमीन की जाएंगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जल्द ही बैरागी संतों के टेंट और तंबू यहां पर लगा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हरिद्वार दौरे पर अब सीएम तीरथ सिंह रावत हैं, जिसको लेकर यहां पर अहम कुंभ को लेकर निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने नेत्र महाकुंभ शिविर का भी शुभारंभ किया है। हरिहर आश्रम पहुंचकर भी संतों से सीएम तीरथ सिंह रावत मुलाकात भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी यहां पर मुलाकात की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको हरिद्वार से। आपको बता दें कि कुंभ मेले को लेकर कई साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर यहां पर जमीनी स्तर से यहां पर अब सीएम रावत काम करने लगे हैं। कई अहम यहां पर निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। वहीं इटावा में जनवरी महीने में पुलिस की तरफ से चोरी के वाहनों का पंजीकरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किए जाने के बाद से परिवहन विभाग के एक राजस्व निरीक्षक और 4 लिपिकों की मिलीभगत से यहां पर सामने आई है, जिसको जांच के बाद निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये लोग साल 2015 से लेकर 2017 तक इटावा और औरैया जनपदों में तैनात रहे हैं।
वहीं 8 जनवरी को परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय जांच टीम में भी शामिल उपायुक्त परिवहन मुख्यालय ML चौरसिया, उपायुक्त परिवहन आगरा JS तिवारी ने RTO कानपुर संजय सिंह के साथ मामले की जांच पड़ताल की थी, जहां कई पत्रावलियों में त्रुटियां पाई गई थी और मूल प्रपत्र नहीं मिले थे। वहीं कई वाहनों में रजिस्ट्रेशन करने के बाद NOC जारी करने वाले विभाग को सूचना नहीं दी गई थी, जिसके बाद जांच टीम ने शासन को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद राजस्व निरीक्षक और 4 लिपिकों को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है इन सभी लोगों की भूमिका जांच टीम ने कहीं ना कहीं संदिग्ध पाई है। कुल 4 लोग हैं और सिर्फ इसमें इटावा के लोग नहीं हैं। इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर 3 जनपदों के हैं। नहीं, सभी लोग इसमें इटावा में नहीं थे, अन्य जनपदों से कार्रवाई थी। जो इटावा में भी थे, तो ऐसा नहीं है कि इटावा की ही उसमें कार्रवाई हुई है, दूसरे जनपदों में कार्यरत थे, वहाँ के वाहनों के संबंध में कार्रवाई हुई। इसमें संभवतः 3 लोग यहाँ पे पूर्व में कार्यरत थे, जो 16-17 से पूर्व थे, 17-18 से। वहीं अलीगढ़ में PM के स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल खैर तहसील के गांव एजलपुर में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर शौचालयों में बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने 70 शौचालयों के पैसों का गबन किया है, साथ ही गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके नाम शौचालयों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन उसका लाभ उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। मेरी समस्या ये है जी, न तो कोई मतलब रिक्शा मेरे पास, न कोई मतलब पेंसिल। मैं अपाहिज आदमी हूँ, न मेरे पास मकान है, बहुत गरीबाई हालत का आदमी हूँ। बच्चे भट्टे पे रहते हैं मेरे, 3 पढ़े हूँ साहब। कोई सुविधा मुझे आज तक न गवर्नमेंट ने दी, न प्रधान जी ने दी आज तक। जो भारत स्वच्छ मिशन की योजनाएं चल रही हैं, योगी सरकार, मोदी सरकार, उसको यहाँ बिल्कुल एक ग्राम प्रधान पलीता लगाए हुए बैठा है। क्यों? इस गबन में कम से कम 30-35 लाख का तो शौचालय में गबन है। लोगों के फर्जी शौचालय कागज में दर्शा दिए और पैसा हड़प लिया। ज़्यादातर शौचालय ठेकेदार के द्वारा बने, जिनमें किसी में टैंक नहीं है, किसी में छत नहीं है। ये हालत है इनकी। मेरी नज़र में 5% शौचालय भी। वहीं यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक S आनंद के निर्देश पर ग्राम जातिपुर के मोड़ के पास पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जनपद में अभियान चल रहा है। जो मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध इसी क्रम में कल थाना खुदागंज पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त विपिन कुमार, जो कि बीसलपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया और इसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद की गई है। इससे पहले भी कई अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे चरस बरामद की गई है और अभियान ये लगातार जारी है। जनपद में अभियान चल रहा है। जो मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।